हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3A। प्रश्नावली 3A, जैसा कि प्रश्न आपके ऊपर दिख रहा होगा कि उसमें समीकरण बनाना है और उसका ग्राफ निरूपण करना है। उसमें पहला प्रश्न है कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष पश्चात मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम तभी बनेगा जब हम उसका समीकरण बना ले। देखिए, हमें आफ्ताब की आयु निकालना है, तो आफ्ताब की आयु को x वर्ष मानेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। चलिए, अगर हमारे पास आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो कंडीशन ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, दोनों में से 7 साल घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व में क्या किया जाएगा, आफ्ताब की उम्र में से 7 साल घटाया जाएगा और पुत्र की आयु में भी 7 वर्ष घटा दिया जाएगा। तो वर्तमान आयु में से अगर 7 साल घटा देंगे तो हमें 7 साल पहले की आयु मिल जाएगी। तो ये 7 साल पहले की वर्तमान आयु 7 साल पहले आफ्ताब की आयु है और ये 7 साल पहले उसके पुत्र की आयु है। अब बोला है कि 7 साल पूर्व आफ्ताब यानी कि ये अपने पुत्र से 7 गुना है, ये 7 गुना है, तो आप लोग आंख बंद करके इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ध्यान रहे बच्चों कि जिसमें कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें नहीं करना है। ये 7 गुनी आयु का है। क्वेश्चन बार बार बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपने पुत्र से 7 गुनी आयु का है। ये 7 गुनी आयु का है, इसका मतलब ये कि ये 7 गुना कम रहा होगा। जो कम है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमें ये दोनों क्वांटिटी बराबर होगी। ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं, समीकरण नहीं बना पाते हैं। समीकरण मेन रीजन ये है समीकरण नहीं बनाने का, क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का है। ये 7 गुनी आयु का है, अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 49 गुना अधिक हो जाएगा। लेकिन हमें दोनों क्वांटिटी बराबर करना है, तो जो 7 वर्ष अधिक होगा और जो कम होगा उसी में 7 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। रिप्लेस करिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और माइनस 7 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 में से प्लस 7 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये है समीकरण नंबर, याद रहे ये समीकरण नंबर 1 है। इधर तृतीय शर्तानुसार क्या है, आगे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद जगह का मैं बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगर वर्तमान आयु हमारे पास x वर्ष है, यानी कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। बोला अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु x है, तो अगर दोनों में 3-3 साल जोड़ देंगे तो ये दोनों की 3 साल बाद की आयु हो जाएगी। अब बोला है कि आफ्ताब अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है, ये 3 गुनी आयु का है, तो जाहिर सी बात है ये 3 गुनी कम रहा होगा, तो जो कम है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर दोनों क्वांटिटी बराबर होगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो पहले से ही बोला है कि 3 गुना है, और 3 गुना और करेंगे तो 3 3 9 गुना हो जाएगा, तो सवाल वही पर सब खत्म हो जाएगा। क्या किया जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y को इधर लाएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये 2 समीकरण है, इसी समीकरण को बनाना था। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है, तो इतना सब नोट करिए बच्चों। चलिए, समीकरण है हमारे पास पहला, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। आप लोग यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं, माइनस 7y को उधर भेज दीजिए
-42 और +7y। x और ये हो गया y। देखिए अगर हम y के जगह पर 7 रख दें तो x की वैल्यू क्या निकलेगा? अगर y के जगह पर हम 7 रखेंगे, एक मिनट 7 नहीं 6 रखिए पहले। अगर हम 6 रखेंगे तो 7 6 जा 42 और 42 - 42 तो x की वैल्यू आ जाएगा 0। y की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो क्या होगा? 7 7 जा 49 और -42 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 प्लस का 7। वैसे ये क्या किया जाए, दो ही रहने दीजिए बच्चों, बस दो ही काफी है ग्राफ बनाने के लिए। अब ऐसे समीकरण 2 है x - 3y = 6, -3y को उधर रिप्लेस करेंगे तो +3y हो जाएगा x + 3y। चलिए यहाँ पर भी टेबल बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन, ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है क्लास 9th में आप लोग बना करके आए हैं। अगर y की जगह पर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? x की वैल्यू 6 आएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। और y की जगह पर अगर हम 3 रख दें, -3, तो 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। ठीक है बच्चों, अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाना है। चलिए x पर 0 चलना है और y पर 6। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इधर ये राइट साइड में पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। x पर 0 और y पर 6। x पर 0 चलेंगे तो यहीं पर मिलेंगे और y पर 6 स्टेप चलना है, वो भी पॉजिटिव चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, ये दोनों आकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। वैसे x पर 7 और y पर 7, ये 7 है। x पर 7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर होगा और y पर 7 करेंगे तो यहाँ पर होगा। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। आगे है ये x पर 6 है और y पर 0 है। y पर 0 तो यहाँ पर होगा और x पर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये सॉरी, ये पहला ग्राफ हो गया, ये वाला पहला वाला। इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं A और ये हो गया B। x पर 6 चलना है तो 6 स्टेप यहाँ पर हो गया, y पर 0 चलना है तो 0 इधर हो गया। x पर -3 जाना है तो -3 कहाँ होगा? वो भी x पर है तो लेफ्ट साइड में 1 2 3, ये x पर -3 है, y पर -3 1 2 3, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये जो लाइन मिली है इसको मिला देंगे, ये वाला। इस वाले पॉइंट का नाम दे सकते हैं C और हो गया ये D और ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। यही था बच्चों, ये करना था सवाल में, नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन को आपको घुमा रहा है, कुछ करना नहीं है। पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, तो मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। चलिए बोल रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x वर्ष है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x।
और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब इन दोनों को जब कीमत को जोड़ेंगे तो बोला कि 160 रुपए है, तो बराबर हो जाएगा 160 के समीकरण नंबर 1। ये सिंपल सा इक्वेशन था। आगे दूसरा कंडीशन बोला है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त ये बोला है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए था। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 4x और प्लस 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 300 रुपए है, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 300। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। यही दो समीकरण बनाने थे। अब जब समीकरण बन गए तो इसका ग्राफ बनाया जाएगा। x 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर y को इधर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अगर x की जगह पर हम लोग क्या रखें, x की जगह पर हम लोग रख दे रहे हैं 10 नहीं 80 रखिए 80। ये थोड़ा सा बड़ा डाटा होगा, आपको समझा देंगे सिंपल में। अगर x की जगह पर 80 रखेंगे तो 80 गुना के 160, 160 में से 160 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और y की जगह पर रख दे रहे हैं 90। अगर 90 रखेंगे तो 9 गुना के 18, तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 20। ये है। वैसे दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यही है। 4x को उधर भेज दीजिए, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x बटे में आ जाएगा 4, सॉरी बटे में इधर से हो जाएगा 2, यहां से 2 हट जाएगा। और वही काम इधर भी करेंगे, एक ग्राफ बनाया जाएगा। चलिए काटते हैं। अगर हम x की जगह पर 100 रखेंगे तो 100 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और 300 में से 400 घटाएंगे तो माइनस का 100, और माइनस के 100 में 2 से जब भी डिवीजन देंगे तो आ जाएगा माइनस का 50। अब x की वैल्यू हम 50 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20, 200, 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 होगा। और जब 100 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 50। ये है। अब ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे मित्र, इसमें क्या बोला है कि अब 80 90 एक एक लाइन करके 80 90 लाइन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ये मानेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, यानी कि पहला लाइन 10 को डिनोट करेगा, फिर 20 30 40 50 60 70 80, जगह कम है 90, बस इतना ही। -10 -20 -30 40 50 और ये माइनस का 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, देखिए x पर 0 और y पर 80 दोनों पॉजिटिव हैं, तो x पर 0 यहाँ पर होगा और y पर 80 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, ये दोनों आकर एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। फिर x पर -20 पीछे आएगा, यहाँ पर x पर -20 है, और y पर 90, ये भी प्लस में है तो ये यहाँ पर है। -20 को जब ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, और इसको इधर मिलाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो लाइन मिला है इसको सीधे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसको मानेंगे a और ये मानेंगे b, तो ये ग्राफ निरूपण हो गया। वैसे दूसरे समीकरण के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू 100 है और भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x की वैल्यू 100 है तो इधर आएगा 100। y पर -50 नीचे 1 2 3 4 5 ये है। अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। x पर -50 और y पर 50, x पर -50 यहाँ पर है और y पर +50 1 2 3 4 5 ये है। ये दोनों आकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे
और दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसे जो लाइन आ गई इसको याद रहे बच्चों, ये इसको टच करेगा। अपना नाम दे सकते हैं डी सी, और ये तो ओ पॉइंट ही है। यही ग्राफ के ऊपर था बच्चों। ये 5 नंबर में सवाल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग प्रश्न ऊपर से पढ़ लीजिए। बोल रहा है दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हम क्यों माइनस 4 को इधर रखें, माइनस 4 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसा आगे है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 2। ये हो गए। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो पहले समीकरण 1 से ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y को उधर रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस हो जाएगा 2y। अब y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू निकलती चली आएगी। x तो वैसे ही सवालों में बर्बाद कर ही दिया, जिंदगी में भी आपको बर्बाद करेगा। अगर y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगा 4, और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 0। समीकरण 2 से 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y को उधर भेज दीजिए, 12 माइनस 4y नीचे दिख रहा है। चलिए, अगर हम y की जगह पर 0 रखें, 0 नहीं, y की जगह पर हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 0। वही डेटा रखिए जो हमको डिनोट करने में सिंपल सा हो। अगर y की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, और 12 में से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। अब ग्राफ बना दीजिए। वन टू थ्री फोर, सुनिए x पर 0 और y पर x पर 4 है और y पर 0, x पर 4 1 2 3 4, y पर 0 यहाँ पर है, तो ये दोनों आकर के एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। फिर वही x पर 0 y पर 2, x पर 0 यहाँ पर होगा, y पर 2 यहाँ पर होगा, तो ये दोनों लाइंस को ऐसे थ्रू एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ये मानेंगे a और ये हो जाएगा b। ये तो पहले वाले समीकरण का ग्राफ हो गया। आप एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक मतलब पहले ग्राफ का ये लाइन जा रही है ना, तो इसको समीकरण दिखा सकते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और वही x पर 0 y पर 3, x पर 0 और y पर 3 यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर x पर माइनस 4 y पर 4, x पर माइनस 4 पीछे आएंगे और y पर प्लस 4 है तो y पर प्लस 4 यहाँ पर आएगा। ये दोनों एक दूसरे को इधर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन के थ्रू इसको मिला देंगे। और ये दूसरे वाले ग्राफ का है, तो
2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये है, यही सवाल था बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो सबसे पहले ये मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य y रुपए है। ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y रुपए, और इन दोनों को कीमत को जोड़ेंगे तो बोल रहा है 50 रुपए है तो बराबर हो जाएगा 50। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त ये बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y रुपए, इनका मूल्य 46 रुपए है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 46 रुपए। इसका ग्राफ बनाना है। तो बच्चों ये ग्राफ बनाने के लिए हम आपको HW दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बता दिए। ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी एक समीकरण को पकड़िए और उधर रिप्लेस करिए वगैरह कर करके ग्राफ बनाना है। तो यहीं पर हम छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा पार्ट है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। जैसे ही शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी का मतलब ये होता है लड़कों की संख्या और प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों की संख्या को मिलाकर हम विद्यार्थी बोलते हैं। तो बोला है कि विद्यार्थी यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 विद्यार्थी हैं। तो 10 विद्यार्थी का मतलब क्या है, उसमें से लड़के भी रहे होंगे और लड़कियां भी रहे होंगे। तो मानेंगे कि माना विद्यालय में लड़के x हैं तथा लड़कियां y हैं, और लड़के और लड़कियों की संख्या यानी कि दोनों मिल करके कितने विद्यार्थी हुए 10, तो 10 x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। द्वितीय शर्तानुसार इसमें बोल रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 ये अधिक है, तो जाहिर सी बात ये 4 कम रहा होगा, तो जो कम है उसमें 4 से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस इधर आएगा -4 और इज इक्वल टू +4। समीकरण नंबर 2 ये है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये यहां से बच्चे मात खा जाते हैं। बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 ये अधिक है, तो इसका मतलब है कि 4 ये कम रहा होगा, तो जो कम है उसमें 4 से 4 अधिक है तो इसमें 4 से जोड़ेंगे तो ये जाकर दोनों बराबर होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ग्राफ बनाएंगे
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, अगर y की जगह पर हम 10 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा, और y की जगह पर 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। ये तो समीकरण नंबर 1 का ग्राफ हुआ। समीकरण नंबर 2 का ग्राफ क्या होगा? x माइनस वाई है, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो -4 प्लस वाई, y की जगह पर 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की जगह पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4। ये है दोनों डाटा। तो इनको अब क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ये है, y डैश, x पर 0 और y पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 फलाना ठिकाना इक्वल टू 10। ठीक है, x पर 0 और y पर 10, x पर 0 यहाँ पर होगा और y पर 10 पॉजिटिव है तो 10 कदम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। x पर 5 और y पर 5 दोनों पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 ये होगा, और y पर 5 ये होगा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स मिले हैं लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम है क्या? समीकरण कुछ भी रहा हो नाम दे दीजिए, ए और ये बी। वैसे इसका ग्राफ हो जाएगा x पर 0 y पर 4, x पर 0 यहाँ पर होगा और y पर 4 ये हो, x पर -4 1 2 3 4, x पर -4 और y पर 0, लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम दे देंगे डी और ये हो गया ई, सी डी कुछ भी दे सकते हैं। ये ग्राफ था बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 का पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। देखिए सबसे पहले यहां से प्रतिच्छेद करने के लिए हम आप लोग को बताया था, एक बार और बता दे रहे हैं कि A1 A2 यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 B2 के, तो ये हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर तीनों हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये होंगी संपाती। इंट्रोडक्शन क्लास में सब आपको समझा दिए थे। और तीसरा कंडीशन यहां से है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो ये हो जाएंगे समांतर। और इसी को कहते हैं जो प्रतिच्छेद करेंगी और जो समांतर होंगी यही एक दूसरे के इसे संगत कहते हैं, और जो समांतर होगा इसे असंगत कहते हैं। तो क्या किया जाएगा, तुलना करिए। समीकरण नंबर पहले से A1 की वैल्यू यहां से हो जाएगा 5, B1 की वैल्यू -4 और C1 की वैल्यू हो जाएगा प्लस का 8। समीकरण नंबर 2 से A1 की वैल्यू 7, A2 है, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगा -9। कंपेयर करिए A1 अपान A2 यानी कि यह होता है A1 अपान A2, तो A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू क्या है 7, तो 5 अपान 7 इज इक्वल टू B1 है -4 और यहाँ से B2 है प्लस का 6। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, तो नॉट इक्वल। और अभी बताया कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ये समीकरण
प्रतिच्छेद करेंगे। इतना तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जाने और आपका काम जाने। प्रतिच्छेद करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर तो है नहीं, सिर्फ स्क्रीन है, स्क्रीन से ही मजा लीजिए। 9x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। चलिए a1 अपान a2 करिए। a1 की वैल्यू 9 है तो 9, और b1 की वैल्यू सॉरी a2 की वैल्यू 18 है तो 18 इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24। इन दोनों को डिवाइड देंगे तो 9 टू जा 18, 1 अपान 2 इक्वल टू 3 टू जा 6 यानी 1 अपान 2 इक्वल टू 12 टू जा 24 यानी 1 अपान 2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होंगे? समपाती होंगे। तो ये हो जाएंगे समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। और समपाती का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक लाइन है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, ये होती है समपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिक्स एक्स माइनस 3y a1 की वैल्यू 6 और a2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -1। ठीक है, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। अगर इसको डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6, 6 आएगा, 3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 3 और नॉट इक्वल टू 10 अपन 9। तो ये तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि दो a1 a2 और b1 b2 दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1 अपन c2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या करेंगी? समांतर होंगी। और समांतर का मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन जा रही है उसी के कुछ दूरी पर दूसरी लाइन जाएगी और दोनों की दूरियां बराबर होंगी, ये होगी समांतर रेखाएं। ये दोनों की दूरियां हर पॉइंट पर बराबर होती हैं समांतर रेखा में। तो ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत असंगत की पहचान कीजिए। तो x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 6, टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलिए करिए। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है। 5 अपान 10, 5 अपान 10 को डिवीजन देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपान 2। तो इरेज करके हम 1 अपान 2 लिखते रहे। तो क्या हुआ? तीनों अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 ये समपाती होते थे, तो जो रेखाएं समपाती होंगी वही संगत का काम करती है। ये हो जाएगा संगत रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। आप लोग को बताए हैं कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। साथ ही साथ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तीनों बराबर हैं, तो ये भी संगत ही होंगे। और a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे? असंगत होंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 16। चलिए a1 की वैल्यू यहां से 1 हो जाएगा और a2 की वैल्यू 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -3 और ये 8 अपान 16। 8 अपान 16 को काट कर लिख सकते हैं 1 अपान 2, क्योंकि 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट जाएगा।
1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या होगा देखिए, सॉरी, a1/a2 और b1/b2 ये तो दोनों बराबर हैं और यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत हो जाएगा, असंगत है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ इस पार्ट का तीसरा सवाल जो कि लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y, हाँ, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4। जो कट रहा है काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। और ये तो नॉट इक्वल टू होगा 1/2 के, क्योंकि 1/2 और ये -1/2 है, ये दोनों कभी बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं। और बराबर अगर आप कर दिए तो भाड़ में जाए, बड़ा वाला भाड़ में जाए। 1/2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस काटेंगे, 2 से कहेंगे 2 3 6 और 2 2 4। इससे तो मतलब ही नहीं है कि अगर ये दोनों क्या होंगे, प्रतिच्छेद करती थी, और जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही संगत होंगी, तो ये क्या कराएगा, संगत है, संगत है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस 2y चलिए a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 इक्वल टू b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू -2 और ये हो गया -5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो भी आ जाएगा 1/2 और ये नॉट इक्वल टू होगा 2/5 के। तो तीसरी कंडीशन फॉलो कर रही है, ये असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे, सही है, असंगत ही होंगे। नोट करिए बच्चों, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी संगत और असंगत ही पहचानना है। अगर इतना बताने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो लानत है आपके ऊपर, लानत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आशा करते हैं आप कर लेंगे, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, नो लिख कर सेंड कर दीजिएगा, हम इसका छोटा सा वीडियो बना करके भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लाजवाब है और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। यह है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चलिए देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि यह है आयत हमारे पास, छोटा सा आयत है, क्यूट सा। इस आयत का नाम ए है, बी है, सी है और ये डी है। ये इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। तो मानेंगे कि माना आयत की लंबाई एल तथा आयत की चौड़ाई क्या है, बी है। ठीक है, पहला शर्त ये बोला है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, शर्तानुसार। ये है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई बी है। देखिए ध्यान से, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है तो मतलब क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू बी। 4 मीटर अधिक है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, सही है। एल माइनस बी
इज इक्वल टू हो जाएगा 4। गलती हो रहा है बच्चा, देखिए बोला आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये 4 मीटर अधिक है और दोनों को बराबर दिखाना है, तो जो 4 मीटर अधिक है तो ये कम रहा होगा, तो 4 इसमें ऐड करेंगे। एक बार फिर से समझिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर ये अधिक है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 मीटर कम रहा होगा, तो जो 4 मीटर कम है उसमें 4 ऐड कर देंगे, तब जाकर दोनों क्वांटिटी बराबर होगा। बी को इधर लाएंगे तो L माइनस बी इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरी कंडीशन बोला है कि इसका अर्ध परिमाप, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो सबसे पहले लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2L प्लस बी, ये कितना है 36 मीटर है, सॉरी, तो ये तो आयत का परिमाप है। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, अर्ध परिमाप दोनों से भाग दे देंगे 2L प्लस बी, अर्ध परिमाप यानी आधा, आधा करना है तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा L प्लस बी, और इसी की वैल्यू है 36 मीटर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आयत के अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी, ये होगा। तो अर्ध परिमाप निकालना है तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो L प्लस बी, यानी कि ये हो गया अर्ध परिमाप, और सवाल में अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ, तो L प्लस बी इक्वल टू हो गया 36 मीटर। ठीक है, तो अब बोला उसकी विमाएं ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विलोपन विधि से करना आसान है, b से माइनस बी कर जाएगा, तो L माइनस बी इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 36। अगर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस बी से कटेगा, L और L हो जाएगा 2L, 36 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 बटे में 2, दैट मीन्स 20, लंबाई हो जाएगा 20 मीटर। और इस L की वैल्यू इसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो L माइनस बी इज इक्वल टू 4, 20 माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस बी, माइनस बी प्लस 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस 20, और ये प्लस 4, माइनस बी इज इक्वल टू घटाएंगे तो माइनस 16, माइनस से माइनस कटेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या है कि उस आयत की लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई 16 मीटर है। ये क्वेश्चन था। तो बच्चों यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।